नमस्कार, न्यूज एट 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 राज्यों के दौरे पर। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का करेंगे उद्घाटन, तो भागलपुर में पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त करेंगे जारी। शाम को गुवाहाटी में पारंपरिक नृत्य संध्या में होंगे शामिल। पीएम मोदी का मोटापे के विरुद्ध अभियान, खाद्य तेल की खपत कम करने के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 10 लोगों को किया नामांकित। राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति, अभिनेता मोहनलाल और एथलीट मीराबाई चानू और मनु भाकर के नाम शामिल। नई सरकार के गठन के बाद आज से शुरू होगा दिल्ली का विधानसभा सत्र। प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाएंगे शपथ। नए स्पीकर का भी होगा चुनाव। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में आज से अगले 3 दिन तक श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड उपस्थिति होने की उम्मीद। बुधवार शिवरात्रि के स्नान के साथ संपन्न होगा आस्था का महापर्व। और जर्मनी में कंजर्वेटिव नेता फ्रेडरिक मर्स के चांसलर बनने का रास्ता साफ। मौजूदा चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने मानी हार। अगले 2 महीने में गठबंधन की सरकार बनने की जताई उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 राज्यों के दौरे पर होंगे। सबसे पहले वे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। इस सम्मेलन में 60 देश भागीदारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को निवेश हब बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल। भोपाल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की मेजबानी करने जा रहा है। मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश हब बनाने की दिशा में ये बड़ी पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इस 2 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 कई मायनों में खास होने जा रही है। समिट में 60 देशों की भागीदारी रहेगी। 133 विदेशी मेहमानों में मंत्री, राजदूत, उच्चायुक्त और अन्य शीर्ष प्रतिनिधि शामिल हैं। समिट में भारत के 300 से अधिक प्रमुख बिजनेस लीडर और नीति निर्माता शामिल होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में वैश्विक स्तरीय चिंतन भी होगा, जिनमें ग्लोबल साउथ, लैटिन अमेरिका, कैरेबिया और प्रमुख साझेदार देश से जुड़े सत्र शामिल हैं। इस बार जिन क्षेत्रों पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे उनमें फार्मा और मेडिकल उपकरण, परिवहन और रसद, उद्योग, कौशल विकास, पर्यटन और एमएसएमई क्षेत्र शामिल हैं। जब पूरे देश और दुनिया के लोग हमारे बीच आएंगे तो हम अपने प्रेम से उनका दिल जीतेंगे और खास करके भविष्य में निवेश की एक ऐतिहासिक तारीख में ये 24-25 लिखी जाएगी, जिनके माध्यम से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। समिट के प्रमुख आकर्षणों में 3 प्रमुख औद्योगिक प्रदर्शनियां, मध्य प्रदेश की ऑटोमोटिव क्षमताओं को दिखाता ऑटो शो, टेक्सटाइल और फैशन एक्सपो और राज्य की अनूठी शिल्पकला को दर्शाती एक जिला एक उत्पाद पहल शामिल है। समिट में जर्मनी साझेदार देश है। एक अलग कंट्री सेशन चलता रहेगा, जहाँ जैसे पहले दिन हमने जर्मनी का या जापान का ऐसे सेशन रखे हुए हैं। दूसरे दिन फिर हमारा एक प्रवासी मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो पूरे देश भर में जहाँ जहाँ रह रहे हैं वो लोग आ रहे हैं, उनका समिट होगा। तो जितने भी ऐसे विषय हैं, सब्जेक्ट हैं जहाँ पर निवेश की संभावनाएं हैं, उनको सबको समाहित किया है। समिट में विभिन्न श्रेणियों में 31,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। निवेश बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में इसे बेहद लाभकारी आयोजन माना जा रहा है। भोपाल तैयार है देश दुनिया से आ रहे निवेशकों के स्वागत के लिए। मध्य प्रदेश की सरकार न सिर्फ अपनी नीतियों के जरिए मध्य प्रदेश में अपार संभावनाओं को निवेशकों के सामने रखेगी, बल्कि प्रधानमंत्री उन निवेशकों के सामने मध्य प्रदेश में निवेश के लिए एक भरोसा भी पैदा करेंगे। कैमरामैन गौरव निरूरकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन पर राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उत्साहित नजर आए। आज सुबह सीएम ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स से राज्य में बढ़ेगा निवेश। आज का दिन भोपाल के लिए बहुत खास है। भारत के दुनिया के सबसे ज़्यादा निवेशकों की दृष्टि से, खासकर औद्योगिक घरानों की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ दुनिया के सबसे बड़े गणतांत्रिक देश के
यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज हमारे बीच भोपाल में रात्रि गुजार करके विकास के मामलों का आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए हैं। मैं आज के इस अवसर पर ये इतिहास की नई घटना, जब विकास के मामले में दुनिया भर के उद्योगपतियों के साथ हम निवेश की बड़ी एक समिट का आयोजन कर रहे हैं और इसमें कई सारे प्रकार से विकास के नए कीर्तिमान बनाए जाएंगे। मेरे अपनी ओर से ये युवाओं के लिए खास करके बड़ी भूमिका रहेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आज 6 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री इस निधि की 19वीं किस्त आज बिहार के भागलपुर से जारी करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। कृषि विकास और किसान कल्याण की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। बिहार के भागलपुर से पीएम 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 9 करोड़ 80 लाख से ज्यादा किसानों को सीधे ट्रांसफर करेंगे। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को 6,000 रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 24 फरवरी 2019 को इस योजना का शुभारंभ हुआ था। इसका लाभ अब तक देश के 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को मिल चुका है। अब तक पीएम किसान की 18 किस्तें जारी हो चुकी हैं। इनके तहत 3.46 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। 19वीं किस्त जारी होने के साथ ही यह आंकड़ा 3.68 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। भागलपुर सहित देश भर के पीएम किसान योजना के लाभार्थी बेहद उत्साहित हैं। दरअसल ये 19वीं किस्त इस योजना के 6 साल के सफल कार्यान्वयन का प्रतीक भी होगी। बिहार का किसान प्रसन्न है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कार्यक्रम नहीं हो रहा, उत्सव मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री जी के आगमन पर। और ऐसा हो क्यों ना, चाहे मखाना बोर्ड का गठन हो, प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना हो, या विकास की अनेक सौगातें जो बिहार की तस्वीर और जनता की तकदीर भी बदल रही है और पूरे देश के किसानों की खेती को लाभ का धंधा बना रही है। सभी पात्र किसानों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि मंत्रालय इस योजना से किसानों को जोड़ने के लिए सक्रिय रूप से निरंतर प्रयास कर रहा है। इसी का नतीजा है कि 19वीं किस्त पाने वाले किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है। हम लोगों को जब नहीं मिलता था सहायता राशि तो किसान पूरा भटकता था, कर्ज लेकर के कहीं फंसरी लगा करके, तो अच्छा स्थिति उस समय नहीं था। जिस समय से प्रधानमंत्री जी ने किसान निधि योजना चलाया गया है तो हम लोगों को लाभ अच्छा मिला है। वो जो 2000 मिलता है वही से करते थे, खाद पानी वही से होता है। हम लोग का जो है कल उसी का प्रतीक्षा हो रहा है, जो किसानों के जो है खाते में एकदम मतलब ये किसी बिचौलिया भी इसमें बीच में नहीं आएगा, डायरेक्ट उसे किसान के खाते में आएगा। इससे काफी किसानों में उत्साह पूर्वक रहता है कि हमारे खाता में अकाउंट में आ रहा है। आज तक कोई दुनिया में नहीं था जो किसानों के प्रति कुछ सोचता था। सर ये पहला मौका है जो सरकार किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा देता है, वो अपने आवश्यकता अनुसार काम को करते हैं। ये पैसा आ जाता है तो एकदम पैसा कम में आ जाता है, क्योंकि यूरिया का जरूरत होता है, सिंचाई का जरूरत है, ये सब जो दिक्कत होता है ये सब मतलब डायरेक्ट किसानों को फायदा होता है। किसान सम्मान निधि ने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने अपने अध्ययन में पाया कि इस योजना के तहत मिली धनराशि से किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। किसानों को कर्ज की समस्याओं से उबरने में सहायता मिली है, साथ ही किसानों की जोखिम उठाने की क्षमता बढ़ी है। बिहार के भागलपुर में पीएम 10,000वें किसान उत्पादक संगठन FPO का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही मोतिहारी में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत निर्मित स्वदेशी नस्लों के लिए उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ भी होगा। पीएम बरौनी में दुग्ध उत्पादन संयंत्र के उद्घाटन के साथ साथ कई परियोजनाओं का उपहार भी देंगे, जिनमें वारिसलीगंज नवादा तिलैया रेलखंड का दोहरीकरण शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और
फास्ट रिटर्न से बच के और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। आपकी रसोई का दिल एलपीजी गैस स्टोव है। मेरा आईएसआई और डीआईएस प्रमाणित एलपीजी स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पीएम मोदी की बिहार यात्रा से पहले व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए एक दिन पहले ही भागलपुर पहुंचे थे। डीडी न्यूज संवाददाता राजेश राज ने शिवराज सिंह चौहान से की खास बातचीत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भागलपुर में हवाई अड्डा पर अभी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आए हैं। डीडी न्यूज दिल्ली की टीम अभी यहीं पर मौजूद है। शिवराज जी से हम बात करते हैं। सर, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम और आपके मंत्रालय का ये कार्यक्रम है, कैसे देखते हैं इसे? भागलपुर की इस पवित्र धरा पर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हो रहा है। भागलपुर की इस धरती से प्रधानमंत्री जी देश भर के 9 करोड़ 80 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 22,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि डालेंगे। बिहार को विकास की अनेकों सौगात देंगे। प्रधानमंत्री जी के आगमन पर बिहार का किसान प्रसन्न है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कार्यक्रम नहीं हो रहा, उत्सव मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री जी के आगमन पर। और ऐसा हो क्यों ना, चाहे मखाना बोर्ड का गठन हो, प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना हो या विकास की अनेक सौगातें, जो बिहार की तस्वीर और जनता की तकदीर भी बदल रही है और पूरे देश के किसानों की खेती को लाभ का धंधा बना रही है। बिहार को एक कृषि प्रधान राज्य माना जाता है, लेकिन पिछड़ा स्टेट भी कहते हैं। प्रधानमंत्री के कृषि के इस कार्यक्रम में आने के बाद उम्मीद है कि इस मामले में बिहार और इस कार्यक्रम के पहले ही कई कदम प्रधानमंत्री जी ने, एनडीए की सरकार ने, केंद्र सरकार, राज्य का सरकार ने उठाए हैं और आगे और बिहार विकास की दौड़ में किसी भी कीमत पर पीछे ना रहे, इसके प्रयत्न जारी है। किसान आगे बढ़े, इसलिए मखाना बोर्ड का भी यहाँ गठन किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार के लिए कृषि के मामले में बहुत सारे काम पहले भी किए गए हैं और अब प्रधानमंत्री के आगमन के साथ ही बिहार के सपनों में और भी पंख लगेगा और बहुत सारे काम जो हैं वो संपन्न कराए जाएंगे। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ भागलपुर हवाई अड्डा से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और गुवाहाटी का सरू सजाई स्टेडियम झूमर नृत्य का रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर होंगे। उनके सामने करीब 8,000 से ज्यादा कलाकार इसे प्रस्तुत करेंगे। संस्कृति का ये रंग असम के पारंपरिक चाय बागान की जनजाति समुदाय के जीवन में 200 साल से एक अटूट हिस्सा है। आखोड़ा बंदना ब्रज नारी मदने झुमर लागल भारी। पिछले साल बिहू हुआ था और इस साल झूमर के लिए बहुत बड़ा आयोजन हुआ है। ये पहली बार रिकॉर्ड बनने जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम लोग का ट्री ट्राइब का लड़की लोग का इतना सुंदर मतलब देखने के लिए मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम फेस टू फेस नरेंद्र मोदी के डांगोरिया के सामने डांस करेगा, इसीलिए हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हम लोग को ऐसा अपॉर्चुनिटी एक मिला। बहुत मतलब लकी समझ रहे हैं हम लोग। असम का चाय उद्योग है, उसका 200 साल पूरा हो रहा है। चाय उद्योग में काम करने वाले जो लोग हैं, आदिवासी या फिर टी ट्राइब्स, तो ये जो आदिवासी टी ट्राइब्स कम्युनिटी है, करीब 112 संप्रदाय है, उनको मिला के टी ट्राइब्स कम्युनिटी, सबका एक कॉमन कल्चर है, वो झूमर। करीब 8,000 से ज़्यादा
शिल्पियों के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित रहेंगे। तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक गौरव का बात है और बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण होगा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी एडवांटेज असम कॉन्क्लेव जो हमारे इन्वेस्टमेंट समिट के लिए यहाँ आएंगे गुवाहाटी, हमने ये निर्णय किया कि जो हमारे 200 साल पुरानी उद्योग है चाय उद्योग, उनका संस्कृति का एक जीवन प्रतिबिंब हम प्रधानमंत्री जी को दिखाऊंगा। जो पहले कभी कोई जानता भी नहीं था झूमर को, अभी जो विश्व के दरबार में आ रहा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत बधाई हो, हम लोगों के लिए इतना कुछ किया है और अभी भी कर रहे हैं। और मन की बात में मोटापे के खिलाफ जागरूक होने का संदेश देने के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसे एक बड़ा आंदोलन बनाने के लिए 10 लोगों को नॉमिनेट किया। प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध कारोबारी आनंद महिंद्रा, इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकर्णी, अभिनेता निरहुआ, मोहनलाल, आर माधवन, खिलाड़ी मनु भाकर, मीराबाई चानू, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, गायिका श्रेया घोषाल और सांसद सुधा मूर्ति को नॉमिनेट किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में पीएम ने कहा कि मैं मोटापे के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने और भोजन में खाद्य तेल की खपत को कम करने के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करने के लिए कुछ लोगों को नामांकित करना चाहूँगा। मैं उनसे 10-10 लोगों को नामांकित करने का भी अनुरोध करता हूं ताकि हमारा आंदोलन बड़ा हो सके। तो आइए आपको सुनाते हैं कि पीएम मोदी ने कल अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में इस बारे में क्या कहा था। साथियों, खाने में तेल का कम उपयोग और ओबेसिटी से निपटना यह केवल पर्सनल चॉइस नहीं है, बल्कि परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। खान पान में तेल का अधिक इस्तेमाल हार्ट डिसीज, डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी ढेर सारी बीमारियों की वजह बन सकता है। अपने खान पान में छोटे छोटे बदलाव करके हम हमारे फ्यूचर को स्ट्रॉन्गर, फिटर और डिसीज फ्री बना सकते हैं। इसलिए हमें बिना देर किए इस दिशा में प्रयास बढ़ाने होंगे। इसे अपने जीवन में उतारना होगा। हम सब मिलकर इसे खेल खेल में बहुत प्रभावी रूप से कर सकते हैं। जैसे मैं आज मन की बात के इस एपिसोड के बाद 10 लोगों को आग्रह करूंगा, चैलेंज करूंगा कि क्या वो अपने खाने में ऑयल को 10% कम कर सकते हैं, और साथ ही उनसे ये आग्रह भी करूंगा कि वो आगे नए 10 लोगों को ऐसा ही चैलेंज दे। मुझे विश्वास है इससे ओबेसिटी से लड़ने में बहुत मदद मिलेगी। तो फिट भारत के लिए प्रधानमंत्री ने एक नए आंदोलन की शुरुआत। नई सरकार के गठन के बाद दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। आज प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इसके साथ ही आज विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता को स्पीकर पद के लिए चुना जाएगा। साथ ही उपाध्यक्ष के पद का भी चुनाव होगा। इस पद के लिए भाजपा ने विधायक मोहन सिंह बिष्ट का नाम तय किया है। सरकार गठन के बाद पहली बार उपराज्यपाल वीके सक्सेना मौजूदा सरकार के कार्यकाल में विधानसभा को संबोधित करेंगे। इस पहले सत्र के दौरान ही काफी समय से लंबित कैग की 14 रिपोर्ट पेश की जाएंगी। सत्र 27 फरवरी तक चलेगा, जिसमें 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर कार्यवाही स्थगित रहेगी। सत्र के शुरू होने से पहले कल बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने सत्र के मद्देनजर अपनी रणनीति तय करने के लिए अपने अपने विधायक दल की बैठक भी की। और अब बात दिव्य भव्य महाकुंभ की।
प्रयागराज महाकुंभ अब अंतिम चरण में है। महाकुंभ के समापन में महज 3 दिन शेष हैं, लेकिन लोगों की आस्था बढ़ती ही जा रही है। महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने वालों की तादाद करीब 62 करोड़ के पार हो चुकी है। रविवार को महाकुंभ में 1 करोड़ 32 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। उम्मीद की जा रही है कि महाकुंभ के बचे हुए 3 दिनों में स्नानार्थियों की कुल संख्या 65 करोड़ के पार हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि आस्था के आह्लाद, भारतीयता के जय घोष महाकुंभ 2025 प्रयागराज में रविवार को 1 करोड़ 32 लाख से अधिक एवं अब तक करीब 62 करोड़ 6 लाख से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज पवित्र स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त करने वाले सभी पूज्य साधु संतों एवं श्रद्धालुओं का अभिनंदन। भगवान तीर्थराज प्रयाग की जय। आपको बता दें कि 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन अंतिम स्नान पर्व से होगा। उधर महाशिवरात्रि को लेकर भी मेला प्राधिकरण की ओर से सभी जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। और महाकुंभ में आज और कल 3 विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। इसमें आज यानी कि 24 फरवरी को 15,000 स्वच्छता कर्मी गंगा घाट पर लगभग 10 किलोमीटर तक सफाई अभियान चलाकर कीर्तिमान बनाएंगे, जबकि कल यानी कि 25 फरवरी को 10,000 हैंड प्रिंटिंग और उसी दिन 550 शटल बसों के संचालन का रिकॉर्ड बनेगा। महाकुंभ मेला के परेड मैदान स्थित त्रिवेणी मार्ग पर 1000 ई रिक्शा संचालन के स्थान पर 550 शटल बसों का संचालन कर रिकॉर्ड बनाया जाएगा। दरअसल भीड़ के चलते ई रिक्शा का संचालन नहीं हो पाएगा। शटल बसों का संचालन हाईवे पर किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार इन तीनों रिकॉर्ड के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम 22 फरवरी को प्रयागराज आ चुकी है। ये टीम महाकुंभ में बनने वाले रिकॉर्ड को देखेगी। उधर प्रयागराज मेला विकास प्राधिकरण ने भी इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। महाकुंभ में नागरिक उड्डयन और सहयोग राज्य मंत्री मुरलीधर महौल ने पवित्र स्नान किया। प्रयागराज संगम में स्नान करने से पहले मुरलीधर महौल का प्रयागराज हवाई अड्डे पर नागर विमानन मंत्रालय के अधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री ने अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर महाकुंभ में डुबकी लगाने की जानकारी साझा करते हुए अपनी तस्वीरें साझा की। उन्होंने लिखा कि तीर्थराज प्रयागराज में सनातन संस्कृति के भव्य, दिव्य और वैभव के प्रतीक महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आइए अब बात काशी तमिल संगमम की। काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण आज संपन्न हो रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर विभिन्न देशों के 45 राजदूतों के साथ काशी पहुंचे। रविवार को उन्होंने काशी तमिल संगमम में तमिल प्रतिनिधियों से बातचीत की। विदेश मंत्री 45 देशों के राजनयिकों के साथ भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ का दौरा उन्होंने किया और स्मारकों के इतिहास के साथ भगवान बुद्ध के जीवन से रूबरू हुए। डॉक्टर एस जयशंकर सभी राजदूतों को लेकर धमेक स्तूप पहुंचे और उसके इतिहास की जानकारी दी। इसके बाद विदेश मंत्री ने प्राचीन मूलगंध कुटी और बौद्ध मंदिर के अवशेष की जानकारी राजदूतों को दी। इस दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि काशी तमिल संगमम के दौरान वाराणसी आना एक सुखद एहसास है। काशी तमिल संगमम इसका जो 3.0 तीसरी बार ये कार्यक्रम चल रहा है, तो इस बार मेरे साथ 45 जो हैं राजदूत आए थे। उनके लिए एक नया अनुभव था। उनमें से बहुत लोग जो हैं पहले काशी उनकी मानी पहली यात्रा थी। बहुत लोगों ने वो संगमम के बारे में सुना भी नहीं था और उनका यहाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आना भी, BHU में भी आना पहली बार वो आए थे। जैसे आप जानते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि देश को अगर आगे बढ़ना है तो हमें ट्रेडिशन भी चाहिए और टेक्नोलॉजी भी चाहिए, विरासत और विकास। मुझे लगा कि ये मैसेजिंग जो है
जो हमारे साथ जो राजदूत जो आए थे उनको ये समझ आए कि इसका महत्व क्या है। काशी तमिल संगमम में भारत की विविधता और एकता को स्पष्ट देखा जा सकता है। आज काशी तमिल संगमम के आयोजन का आखिरी दिन है। इस दौरान होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान ही गायिका सिंधुजा ने भी अपनी प्रस्तुति दी। उनसे बात की हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र ने। भारतीय संस्कृति में जो विविधताएं हैं उनमें कैसे एकात्मकता बसती है, कैसे एकता का वहाँ वास होता है, इसी बात को यहाँ काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण में वाराणसी में नमो घाट के किनारे इस चीज़ को प्रतिपादित किया जा रहा है और इसे विशेष रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है, जहाँ संगीत व्याख्यान कर्त्री सिंधुजा वाल्मीकि के रामायण और कंब रामायण के बीच की समानता को बताने के लिए आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले आप बताएं कि क्या समानताएं हैं इन दोनों रामायणों के बीच में? जहां वाल्मीकि रामायण से श्री राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप से प्रस्तुत किया गया है, वही कंब रामायण से श्री राम को भगवान साक्षात महाविष्णु के रूप, अवतार के रूप से प्रस्तुत किया गया है। द कंब रामायण इज वेरी ब्यूटिफुली पोर्ट्रेड एज with its the poetic efficiency, श्री राम और सीता के प्रेम, रावण की पतन, हनुमान जी की भक्ति और so much of poetic beauty are enriched in Kamba Ramayana. And the Uvamanam we say in Tamil, that darshanik samriddhi is abundant in Kamba Ramayana. I am very happy to be participating in Kashi Tamil Sangamam as a part of Government of India's initiative, and I presented Kamba Ramayanam's beauty in Hindi with Kamba Ramayanam songs and Ramcharitmanas songs. Thank you. तो ये थी तमिल संगीत व्याख्यान कर्त्री सिंधुजा जी, जिन्होंने ये बताया कि कैसे वाल्मीकि रामायण और कंब रामायण के बीच हमें जो समानताएं हैं वो दृष्टिगत होती हैं और किस तरीके से ये कड़ियाँ हैं, जो महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं, जो भारतीय संस्कृति की एकता को, विविधताओं के होने के बावजूद हमें एकता के रूप में हमें ये प्रस्तुत करती हैं, दिखलाती हैं। कैमरा पर्सन सुनील और ललित के साथ मैं नारायण दत्त मिश्र, वाराणसी नमो घाट से। और इस आयोजन के तीसरे संस्करण की थीम और मुख्य आकर्षण के रूप में ऋषि अगस्त्य को स्वीकृत किया गया। डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र से संवाद के क्रम में IGNCA के वाराणसी केंद्र के निदेशक डॉक्टर अभिजीत दीक्षित ने क्या कुछ बताया विशेष, आइए जानते हैं। महर्षि अगस्त्य को केवल एक भाषा के विद्वान के रूप में हम नहीं जानते, बल्कि उनके व्यक्तित्व के कई आयाम हैं। वैज्ञानिक हैं, वो चिकित्सक हैं और साथ ही साथ योग को उन्होंने अलग रूप में रखा और एक युद्ध कला तक विकसित किया। इस बारे में आपके विचार और विस्तार से हमारे दर्शकों को आप बताएं। बिल्कुल सही है आपका प्रश्न, क्योंकि अगस्त्य ने प्रथम तमिल व्याकरण लिखा, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक विशिष्ट वैज्ञानिक पद्धतियों को लिया। कहा जाता है कि अगस्त्य संहिता में बिजली निर्माण के भी हमें अंश प्राप्त होते हैं। इसी के साथ साथ जो हम मॉडर्न सर्जरी की बात करते हैं, शल्य चिकित्सा की, जब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल